हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडक्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे एसिड बेस बैलेंस, जो कि नॉर्सेट में कई बार एसिडोसिस एल्कलोसिस का क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेटली आपको, अगर आप चैनल में आए हो, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? तो हमारी बॉडी के लिए जो है एसिड बेस बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस जो है ये कैसे मेंटेन है, क्यों मेंटेन है? तो एसिड बेस बैलेंस की वजह से ही मेंटेन है। हमारी बॉडी के अंदर ऑल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा डिपेंड करता है एसिड बेस स्टेटस के ऊपर। यानी कि अगर हमारे जो ब्लड का पीएच है, नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है दैट इज 7.35 टू 7.45। तो अगर ये ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस है और हमारी बॉडी का सारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है अब वो क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे फंक्शन करेगा। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आता है, 7.35 से कम हो जाए या 7.45 से ज्यादा हो जाए, तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। अब एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? एसिड जो है वो क्या होते हैं? एसिड जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड। ठीक है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि H+ आयन को लिबरेट करता है उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो फिर आपको वहां से क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पे लिबरेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो बेस क्या है? बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे बेस होते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट द हाइड्रोजन आयन, ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और तो और बेस जो है वो क्या करते हैं? यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन को यहाँ पे रिलीज करते हैं। यानी कि कोई एक बेस का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे NaOH। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Na+OH। यानी ये क्या कर रहे हैं? OH को यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन को जो रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45। और एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन डोनर होते हैं दैट इज एसिड, और H+ आयन को यहाँ पे लिबरेट करते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। बेस क्या होता है? तो जो कि यहाँ पे H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बेस बोलते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन को जो है यहाँ पे रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज पीएच? तो पीएच आपको पता ही होगा। पीएच क्या होता है? पीएच जो है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पीएच जो है वो डिक्रीज होता है। यानी कि H+ आयन जो है और पीएच जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। वैसे ही अगर H+ आयन कंसंट्रेशन कम होता है तो पीएच जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आपने पीएच स्केल तो पढ़ा होगा, एक स्केल जिसमें 7 क्या था? न्यूट्रल था। टोटल यहाँ 14 और यहाँ पे 0। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो आपका पीएच स्केल है जिसके अंदर टोटल 14 तक मार्किंग होती है। 7 को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, 7 इज अ न्यूट्रल। अगर 7 से कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक। और अगर 7 से ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। एल्कलाइन है ना। तो जो अगर आप नॉर्मली ब्लड का पीएच देखोगे तो दैट इज 7.35 टू 7.45। यानी कि हमारा ब्लड जो है वो एसिड तो नहीं है, एसिड की तरफ तो नहीं आता है ना, क्योंकि 7.35 यानी कि वो कहाँ चला गया? आपके हल्का सा बेस में चला गया। तो अगर ब्लड का पीएच जो है इस नॉर्मल रेंज में है तब तक के हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करेगी। अगर 7.35 से कम होता है तो उसको हम बोलेंगे एसिडोसिस, 7.45 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे एल्कलोसिस।
अब नॉर्मल ब्लड पीएच तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नॉर्मल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नैनो है, नैनो मतलब बहुत ज्यादा कम। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है सिर्फ 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर जो है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। नॉर्मल एसिड बेस रेशियो कितना होता है, तो नॉर्मल जो है एसिड और बेस का रेशियो ब्लड के अंदर में 1:20 है। 1:20 मतलब एसिड जो है वो 1 और बेस जो है वो आपका 20, यानी कि कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट रेशियो जो है हमारे ब्लड के अंदर में वो कितना है, 1:20 के रेशियो में हमारी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है, यानी कि H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत लेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में एसिडोसिस या एल्कलोसिस होता है तो ये जो बफर सिस्टम है ये कैसे एक्ट करता है। पहली बात तो कि बफर सिस्टम होता क्या है, तो अगर हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है कि वहां से एसिड रिलीज होता है, हाँ, बहुत ज्यादा अमाउंट में ही एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो जिससे जो ब्लड का जो पीएच है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो ब्लड का पीएच जो यहाँ पे चेंज हो रहा है वो कैसे यहाँ पे मेंटेन होता है, कौन उसको मेंटेन करता है, तो बफर सिस्टम जो है वो यहाँ पे क्या करती है, पीएच को वापस से नॉर्मल रेंज में लाने का काम करती है। तो ये जो बफर सिस्टम है ये होता क्या है, तो बफर जो है वो क्या करता है कि पीएच के अंदर में चेंज आने नहीं देता है। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या कर रहा है, ब्लड के पीएच को रेजिस्ट कर रहा है कि वो चेंज ना हो, है ना। दैट मीन्स कि 7.35 से 7.45 के रेंज में है तो उसको चेंज होने से यहाँ पे क्या कर रहा है, बचा रहा है, या थोड़ा चेंज हो गया है तो उसको वापस से रेंज में लेके आने का काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम। अब बफर सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर में 3 मैकेनिज्म्स होती हैं, 3 बफर सिस्टम होती है जो बॉडी के अंदर में काम करती है। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन बफर सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम के अंदर जो है आता है हमारा ब्लड बफर सिस्टम। फर्स्ट लाइन के अंदर है ब्लड बफर सिस्टम, यानी कि जैसे ही हमारे ब्लड के पीएच में चेंजेस आया, इमीडिएटली क्या हुआ, वहां पे इमीडिएटली जो है हमारा ब्लड बफर सिस्टम एक्टिवेट हो गया, विद इन अ सेकेंड एक्टिवेट हो गया और अपना काम जो है उसने स्टार्ट कर दिया कि जो पीएच में चेंजेस आया भाई उसको वापस से नॉर्मल में लेकर आना है। तो इसके अंदर जो है कौन कौन से आते हैं, हमारे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम आता है, सेकंड इज अ फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड थर्ड वन इज अ प्रोटीन बफर सिस्टम। एक एक करके हम देखेंगे कि ये बफर सिस्टम कैसे काम करते हैं। फिर सेकंड लाइन बफर सिस्टम के अंदर जो है हमारा आता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा और लंग्स, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे पीएच को, ब्लड पीएच को नॉर्मल रखने में हेल्प करते हैं। तो ये कब एक्टिवेट होगा, तो ये जो आपके फर्स्ट लाइन थे वो विद इन अ सेकेंड काम कर रहे थे। सेकेंड लाइन यानी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है ये आपका काम करता है कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स, कुछ आवर्स में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कुछ सेकेंड में स्टार्ट हो रहा है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए काम करेगा। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कुछ मिनट्स में स्टार्ट हो रहा है लेकिन इंटरमीडिएट काम करेगा। रीनल मैकेनिज्म कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक के ये लग सकता है इसको एक्टिवेट होने में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक के काम करेगा, जब तक के पीएच नॉर्मल नहीं आ जाता तब तक के ये काम करता है। कौन, हमारा रीनल मैकेनिज्म। अब ये करता क्या है, बाय एक्सक्रीटिंग एंड एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन, या तो हाइड्रोजन आयन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा, या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, या तो बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब करेगा, या तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगा और ब्लड के पीएच को क्या करेगा, ये नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इस बफर सिस्टम को। स्टार्ट करते हैं ब्लड बफर सिस्टम। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम, ब्लड बफर सिस्टम के अंदर फर्स्ट क्या था हमारा, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम है, ब्लड के अंदर इमीडिएटली जो है ये वर्क करता है। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कैसे काम करता है,
कैसे ये काम करता है, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर में एसिडोसिस हुआ, हमारी बॉडी के अंदर में एसिडोसिस हुआ, एसिडोसिस होने का मतलब क्या है, पीएच, पीएच जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, पीएच कम है दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है वो 7.35 से क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया है, 7.35 से क्या हो गया है, ये कम हो गया। तो एसिडोसिस के कंडीशन में क्या होता है कि जो पीएच है वो क्या हो गया है, 7.35 से कम हो गया, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये H प्लस आयन जो है वो किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ में बाइंड होता है, बाइकार्बोनेट के साथ में बाइंड होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। H2CO3 में जैसे ही कन्वर्ट होता है उसके बाद में ये H2O प्लस CO2 बनाता है, और ये जो CO2 है ये लंग्स के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का वॉलेटाइल एसिड है, वॉलेटाइल एसिड होता है, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर से क्या हुआ, यहाँ पे एसिड बाहर निकल गया, दैट मीन्स एसिडोसिस जो है वो यहाँ पे ट्रीट हो गया। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर में सपोज कभी भी अगर 7.35 से कम हो जाता है पीएच, यानी कि एसिडोसिस हो जाता है, तो इस एसिडोसिस की कंडीशन में जब ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाइकार्बोनेट के साथ में बाइंड करवा देती है, और बाइकार्बोनेट के साथ में जब H प्लस आयन बाइंड हो जाता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में क्या बना देता है, वो H2CO3 बना देता है। H2CO3 जैसे ही बन जाता है तो ये फर्दर जो है वो टूट जाता है H2O और CO2 के अंदर, और CO2 क्या है, एक वॉलेटाइल एसिड है, वॉलेटाइल जो है वो गैस के फॉर्म में होता है, तो ये जो है वो लंग्स के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये तब होता है इक्वेशन जब पेशेंट की बॉडी के अंदर एसिडोसिस है। अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एल्कलोसिस है, किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एल्कलोसिस है, दैट मीन्स पीएच कैसा है, इंक्रीज है, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, यानी 7.45 से ज्यादा है ब्लड पीएच। अब ऐसे कंडीशन के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा कि ये जो H2CO3 है, ये H2CO3 जो है वो क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में HCO3 प्लस H प्लस आयन कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से क्या रिलीज कर रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे H प्लस आयन रिलीज हो रहा है। अब जैसे ही H प्लस आयन यहाँ पे रिलीज होगा तो H प्लस आयन रिलीज होता जा रहा है, हमको क्या चाहिए, H प्लस आयन चाहिए, ताकि हम पीएच को क्या कर सके, वापस से नॉर्मल रेंज में ला सके। तो जब भी पेशेंट की बॉडी के अंदर एसिडोसिस या एल्कलोसिस होता है तो ये रिएक्शन वहां पे स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एसिडोसिस हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, एल्कलोसिस हो रहा है तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे इक्वेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम। सेकंड है हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम कैसे एक्टिवेट करता है, तो फॉस्फेट बफर सिस्टम के अंदर मेनली जो है हमारा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये दो मेनली होते हैं जो कि काम करते हैं एज अ बफर। एज अ बफर जो है मेनली हमारा कौन काम करता है, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट काम करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं,
तो ये जो है बेसिकली काम कैसे करते हैं फॉस्फेट बफर सिस्टम, जिसके अंदर मेनली आपका डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है और दूसरा सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट होते हैं। तो ये कैसे काम करेंगे, या तो यहाँ पे एसिडोसिस हो सकता है या तो एल्कलोसिस हो सकता है। अगर एसिडोसिस का कंडीशन है, मैंने बताया था पीएच कैसा होगा, पीएच डिक्रीज, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसा होगा, इंक्रीज होगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि 7.35 से क्या रहेगा, ये कम रहेगा, लेस देन 7.35 है। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में एसिडोसिस है, यानी कि पीएच का लेवल कम है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, यानी कि लेस देन 7.35 जो है यहाँ पे ब्लड का पीएच है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन को आपको कम करना है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है, तो ये जो आपका डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, इस H प्लस आयन को अपने साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, यहाँ पे डाई सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, है ना, क्योंकि एसिडोसिस है, दैट मीन्स पीएच का लेवल कम है, पीएच जो है 7.35 से कम है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। इस H प्लस आयन को यूटिलाइज करेगा कौन, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है, ये अपने साथ में हाइड्रोजन को बाइंड करेगा और उसके बाद में क्या बनाएगा, डाई सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है ये इसमें कन्वर्ट करता जाएगा और फिर ये रीनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे H प्लस आयन को क्या कर रहा है, ये यूटिलाइज कर रहा है, अपने साथ में बाइंड करता जा रहा है। जो आपके प्रोटॉन H प्लस आयन ऐसे ही घूम रहे हैं, उसको क्या कर रहा है, ये अपने साथ में बाइंड कर रहा है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो एसिडोसिस का कंडीशन था वो वापिस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल पीएच जो है वो रेंज में आ जाएगा। वही दूसरी साइड पे क्या होगा, अगर एल्कलोसिस का कंडीशन है, दैट मीन्स पीएच कैसा हो रखा है, बढ़ा हुआ है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसा है, कम है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, यानी पीएच कितना होगा, मोर देन 7.45 है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर में, है ना, एल्कलोसिस के कंडीशन के अंदर में क्या करना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना है कि ये जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है कि यहाँ पे डाई सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है, ये क्या कर रहा है, ये वापस से टूट रहा है किसके अंदर, तो ये टूटेगा हमारा डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और H प्लस आयन को यहाँ से रिलीज कर देगा। H प्लस आयन जो है वो रिलीज होता जाएगा, तो हमको क्या चाहिए, एल्कलोसिस हो रखा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, तो वहां से H प्लस रिलीज होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का पीएच जो है वापस से नॉर्मल रेंज के अंदर में आ जाएगा। ये था हमारा सेकेंड। नाउ थर्ड जो है हमारा ब्लड बफर के अंदर, थर्ड हम देखेंगे प्रोटीन बफर। थर्ड हम देखेंगे प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम, तो आपकी जो प्रोटीन्स होती है वो किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है ये कैसे हेल्प करते हैं यहाँ पे ब्लड बफर को, कैसे एक्ट करते हैं एज अ ब्लड बफर नॉर्मल पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एक साइड पे आपका हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे यहाँ R, मतलब कि आप कोई सा भी ग्रुप इसके अंदर ऐड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अमाइनो एसिड, कौन से टाइप का अमाइनो एसिड है उसके हिसाब से यहाँ पे रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपकी होती है अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन कैसे यहाँ पे हेल्प करती हैं कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में एसिडोसिस है, ठीक है, अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में क्या हो रखा है, एसिडोसिस हो रखा है, दैट मीन्स कि वहां पे पीएच कैसा होगा, डिक्रीज होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसा होगा, इंक्रीज होगा, है ना, यानी कि 7.35 से पीएच क्या है, कम है। तो अगर एसिडोसिस का कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर में आपको क्या करना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन को कम करना है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन को कम करना है, तो ये जो आपका NH2 है ये क्या करता है, इस H प्लस आयन के साथ में बाइंड करता है, H प्लस आयन के साथ में बाइंड करके NH3 बनाता है। NH2 जो था वो या ब्लड से H प्लस आयन को लेता जाएगा और क्या बनाएगा, NH3 बनाता जाएगा, यानी कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा और वापस से जो ब्लड का पीएच है वो क्या होगा, नॉर्मल रेंज के अंदर में आ जाएगा। वही अगर एल्कलोसिस का कंडीशन है, दैट मीन्स कि पीएच कैसा है, इंक्रीज है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा है, डिक्रीज है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा है, यहाँ पे डिक्रीज है, ब्लड का पीएच कितना रहेगा, मोर देन 7.45। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में एल्कलोसिस हो रहा है तो एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे H+ आयन कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये क्या करता है, H+ आयन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या कर रहा है, H+ आयन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब ये रिलीज होगा तो इसके पास में क्या बच जाएगा, सिर्फ COOH, और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे H+ को जो है वो रिलीज कर दिया, है ना। तो ये जो है आपका H+ आयन रिलीज हो गया, रिलीज होके कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब ये जब ब्लड में जाएगा तो धीरे धीरे H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, पीएच जो है वो कम होता जाएगा और उसके बाद में अपने नॉर्मल रेंज के अंदर में आ जाएगा। तो जो हमारा प्रोटीन है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो ऐसे काम करते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोटीन के अंदर में एक और होता है हमारा हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम कैसे काम करता है, तो हमारी जो सेल्स होती हैं, ये हमारी हो गई सेल्स, ये जो सेल्स हैं, इस सेल्स के अंदर में मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म यानी ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे हो गया। तो जब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो वहां से क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होती है ना, CO2 वहां से रिलीज होती है। तो CO2 जब रिलीज हो रही है तो ये जो है जब ये ब्लड के अंदर एंटर करती हैं, जब ये ब्लड के अंदर जब एंटर करती हैं, क्योंकि वो गैस है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ चली जाती है, ये ब्लड में आ जाती है। तो जब ये ब्लड के अंदर एंटर करती हैं तो ब्लड के अंदर में क्या होता है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। तो ये जो आपकी सेल्स हो गई, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो है इसके अंदर में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद में क्या होगा, इसमें से जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो ये चली जाती है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये गैस है तो इजीली डिफ्यूज हो जाती है और फिर ब्लड वेसल्स के अंदर में एंटर कर जाती है। ब्लड वेसल्स की जब अंदर जाती हैं तो फिर आरबीसीज के अंदर चली गई। आरबीसीज के अंदर जब ये जाएंगे CO2, ये CO2 आरबीसीज के अंदर जब जाती हैं तो ये H2O के साथ में मिल जाती है। तो CO2 और H2O के साथ में मिलकर ये क्या बनाते हैं, H2CO3। H2CO3 फर्दर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होके क्या बनाएगा, HCO3 और H+। ठीक है, अब ये जो आपका H+ आयन यहाँ पे बना है, ये जो है ये आपका बाइंड हो जाता है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। हीमोग्लोबिन के साथ में जो है H+ आयन जो है वो बाइंड हो गया। दूसरी साइड ये जो बाइकार्बोनेट है, दूसरी साइड पे ये जो आपका बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, एक चैनल होता है जिसके थ्रू जो है ये बाइकार्बोनेट बाहर मूव कर जाता है, और अगर ये बाहर मूव किया तो क्लोराइड जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये जो आपकी सेल्स थी, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हुआ, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद में वहां से CO2 रिलीज हुई। CO2 जब रिलीज हुई तो वो इजीली डिफ्यूज होकर सेल के अंदर चली गई, किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर जैसे ही ये एंटर कर जाती हैं तो ये जो CO2 है वो H2O के साथ मिलके क्या बनाती है, H2CO3 बना देती है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जैसे ही बना तो ये जो H2CO3 है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, HCO3 और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बाइकार्बोनेट और H+ आयन रिलीज करती है। ठीक है, अब ये जो H+ आयन जो रिलीज की है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है जब कम रहता है तो H+ आयन को अपने साथ में बाइंड कर लेता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन जो है वो H+ आयन को अपने साथ में बाइंड कर लिया। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो टिश्यूज के पास में है ना, जो ये जो आपकी सेल्स हैं, ये जो टिश्यूज हैं, इसके पास में कम रहता है। कहाँ पे ज्यादा होगा, तो लंग्स के जो सरफेस है वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना। तो उस टाइम पे क्या करता है कि उस टाइम पे जहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है आपके लंग्स की कैपिलरी बेड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां से क्या करता है, ये H+ आयन को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड जो है ये काम करता है। यानी कि अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर एसिडोसिस है, एसिडोसिस है, दैट मीन्स कि पीएच कैसा है, डिक्रीज है। पीएच कैसा है, डिक्रीज है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा है, इंक्रीज है। ब्लड का पीएच 7.35 से कम है ना। ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। तो किसी पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हुआ है, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या हुआ है, एसिडोसिस हुआ है। तो एसिडोसिस की कंडीशन में ये जो आरबीसीज हैं ना, ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर में क्या इक्वेशन हो रहा है, तो CO2 जो है वो अंदर गया, CO2 H2O के साथ में बाइंड हुआ, H2CO3 जो है वहां पे क्या हुआ, रिलीज हुआ। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में HCO3 और हाइड्रोजन आयन रिलीज किया। अब यहाँ पे जो आपका बाइकार्बोनेट है, ये यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, उसके थ्रू बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है और क्लोराइड जो है वो अंदर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अगर एक नेगेटिव जो है बाहर आया तो एक नेगेटिव अंदर भी जाएगा। तो ये जो बाइकार्बोनेट जो बाहर आया है, इस बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पे ब्लड के अंदर ऑलरेडी क्या हो रखा है, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूट्रलिटी करने का काम कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है किसको, पीएच को, क्योंकि एसिडोसिस है, H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रल करने का काम कर रहा है। दूसरी साइड क्या करता है कि ये जो आपका H+ आयन है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है इसको बाइंड करके रखेगा, क्योंकि इस हीमोग्लोबिन को पता चल जाएगा कि ब्लड का पीएच में कोई ना कोई चेंजेस आया है, यानी कि वहां पे एसिडोसिस हो रखा है। तो ये क्या करता है कि इसको रिलीज नहीं करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा अमाउंट में H+ को क्या करेगा, बाइंड करके रखता है, उसको रिलीज नहीं करता है। तो ऐसे भी क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है कि नॉर्मली यहाँ पे क्या हो जाए, पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाए। वैसे ही अगर एल्कलोसिस का कंडीशन है, वैसे ही अगर एल्कलोसिस का कंडीशन है, दैट मीन्स पीएच कैसा हो रखा होगा, इंक्रीज। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और तो और यहाँ पे ब्लड का पीएच 7.45 से ज्यादा होगा। तो अगर ये एल्कलोसिस का कंडीशन है, एल्कलोसिस के अंदर क्या हो रखा है, पीएच जो है वो इंक्रीज है। पीएच जब इंक्रीज है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि ये जो बाइकार्बोनेट है ये बाहर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, ये बाइकार्बोनेट अंदर की तरफ रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर में ऑलरेडी क्या हो रखा है, एल्कलोसिस हो रखा है। तो एल्कलोसिस के कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे H+ आयन जो है वो रिलीज होगा, कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो H+ आयन को क्या करेगा, यहाँ पे बाहर की तरफ मूव करवाना स्टार्ट कर देगा। तो Hb जो है वो जब H+ आयन को रिलीज करता है, तो H+ आयन कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है तो क्या होगा कि ये जब बाहर की तरफ मूव कर जाएगा H+ आयन, तो H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और पीएच जो है वो अपने नॉर्मल रेंज के अंदर में आ जाएगा। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी एक्ट करता है एज अ बफर, हाइड्रोजन आयन को या तो रिलीज करेगा या तो उसको रिलीज नहीं करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को या तो रिलीज करेगा या तो बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज नहीं करेगा। तो ऐसे ये क्या करता है, एक्ट करता है। अब ये जो है आपका इक्वेशन, जब ये जो आपकी आरबीसीज हैं, ये आरबीसीज जब लंग्स की कैपिलरीज में जाके पहुंच जाती है, लंग्स में चली जाती है, तब ये इक्वेशन वापस से जो है ये वापस से उल्टा होगा इक्वेशन, यानी कि आपकी जो बाइकार्बोनेट और H+ है दोनों मिलके H2CO3 CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा, और ये CO2 जो है वो लंग्स के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही रिएक्शन जो है आपके उल्टे साइड में चलेगा, जब यहाँ पे आपका ये जो आरबीसीज हैं ये कहाँ पहुंच जाएंगी, ये आरबीसीज पहुंच जाएंगी लंग्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर। लंग्स की कैपिलरी में पहुंचते ही इक्वेशन उल्टा हो गया और CO2 वापस से बन गया, और ये CO2 जो है वो लंग्स के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म।